हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहां हमने क्या देखा था। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था और हमने डिस्कस किया था टिश्यू के बारे में, राइट। और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जितने भी होते हैं प्लांट के बॉडी में उसको हमने देखा था लास्ट वीडियो में। क्लियर। और मैंने क्या कहा था कि ये जो पार्ट है ये नया नया वाला जो एनसीईआरटी है आपका, ये इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें करना है। क्यों करना है? बिकॉज अगर हमको आगे जाके फोटोसिंथेसिस समझना है, अगर हमको आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को समझना है, तो हमें टिश्यू को समझना पड़ेगा। खास करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल टिश्यू, राइट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सब हमको समझना ज़रूरी है। क्लियर है? इसी वजह से मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो अच्छे से सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वो आगे जाके आपको काम में आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि हर एक स्टोरी का एक वे होता है कि पहले स्टोरी स्टार्ट होता है, फिर क्लाइमेक्स पहुंचता है, फिर एंड हो जाता है। तो हर एक चैप्टर भी वैसे ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, राइट। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? बेसिकली मेनली दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, जो हमने ऑलरेडी फ्लो चार्ट में देखा था। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, तो हेडिंग क्या डालेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या हेडिंग डालेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, राइट। क्या है? हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, या डिवीजन ऑफ लेबर में हमने क्या सीखा था कि बहुत सारे सेल्स जब एग्रीगेट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स एग्रीगेट करते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे क्या दिया गया है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जब बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल एग्रीगेट करते हैं तो क्या बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है, राइट। तो इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या किससे बनता है? ये बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल मिलके क्या बनाते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स एग्रीगेट होके क्या बना रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहा है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, इनकी खास बात क्या है? इनका जो खास बात है वो है कि ये लोग कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, इनकी एक स्पेशल क्वालिटी क्या है? they can divide continuously. they can divide continuously. ये क्या कर सकते हैं? ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, राइट। मेरिस्टेमेटिक सेल है, कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है और क्या बन रहा है? एग्रीगेट होके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा है, राइट। बहुत सारे सेल्स एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं? बहुत सारे सेल्स एग्रीगेट होके टिश्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे बनेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स से। बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब एग्रीगेट होंगे तो बनाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्या खास बात है कि ये लोग कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं। दे हैव द डिविजन पावर, कंटिन्यूअसली ये डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, राइट। व्हाट इज, लोग समझ लेते हैं कि मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो सेम है, राइट। हालांकि हाँ, कुछ हद तक ये सही है, लेकिन मेरिस्टेम हम लोग किसी और चीज को बोलते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी और चीज को बोलते हैं, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोल रहे थे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब एग्रीगेट हो रहे थे तब हम उसको बोल रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जानने की बात यह है, क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी में हर जगह में दिखता है? मतलब प्लांट, अगर एक प्लांट बॉडी की बात करें तो क्या हर जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखता है? द आंसर इज नो। प्लांट बॉडी में हर जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं दिखता है। कुछ पर्टिकुलर कुछ रीजियंस होते हैं जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखते हैं, और वो रीजियंस रिस्पॉन्सिबल है प्लांट ग्रोथ के लिए। वो
ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ भी हो सकता है और सेकेंडरी ग्रोथ भी हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो क्या है, कुछ पर्टिकुलर रीजियंस में क्या मिलता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है। उस पर्टिकुलर रीजियंस को क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के उस पर्टिकुलर रीजियंस को, फॉर एग्जांपल मैं अगर रूट एपिक्स की बात करूं या शूट एपिक्स की बात करूं, तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलते हैं। तो उस पर्टिकुलर रीजियन को क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर रीजियन को कहा जाता है मेरिस्टेम, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एंड व्हाट इज मेरिस्टेम, मेरिस्टेम इज नथिंग बट दोस पर्टिकुलर रीजियंस where we can found the meristematic tissue, right? क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेरिस्टेम का डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट इज मेरिस्टेम, व्हाट इज मेरिस्टेम, राइट, ये डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो व्हाट इज मेरिस्टेम, तो अगर बात करें मेरिस्टेम की तो क्या है, ग्रोथ इन प्लांट्स, ग्रोथ in plants is largely, ये एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना, largely restricted to specialized region of active cell division, called what, called meristem, called what, called meristem. Growth in plant is largely restricted to specialized regions, क्या, स्पेशलाइज्ड रीजन्स। तो मेरिस्टेम क्या है, एक स्पेशलाइज्ड रीजन है जहां पे हम लोग क्या देखते हैं, एक्टिव सेल डिवीजन देख रहे हैं, एक्टिव सेल डिवीजन। अब बताओ, ये एक्टिव सेल डिवीजन का जो कैपेबिलिटी है ये किसके पास है, ये ऑब्वियसली किसके पास है, ये है मेरिस्टेमेटिक सेल के पास। किसके पास, मेरिस्टेमेटिक सेल के पास। और बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल जब एग्रीगेट होते हैं तो क्या बनाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं बहुत सारे सेल्स जब बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब एग्रीगेट होते हैं। तो क्या कहा कि ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स, स्पेशलाइज्ड रीजन्स। यही स्पेशलाइज्ड रीजन्स में क्या होता है, एक्टिव सेल डिवीजन होता है। एक्टिव सेल डिवीजन यानी कंटिन्यूअसली सेल का डिवीजन क्यों हो रहा है, बिकॉज वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल और बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड रीजन्स पे मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम दो अलग अलग चीज है, ये याद रखना। हालांकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेम में देखे जाते हैं, इसी वजह से इनको मेरिस्टेम कहा जाता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। और व्हाट इज मेरिस्टेम, दो स्पेशलाइज्ड रीजन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ इन प्लांट्स, राइट। वो ग्रोथ प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है। तो यहां हमने क्या पकड़ा, यहां हमने एक वर्ड पकड़ लिया, दैट इज ग्रोथ, राइट। अब जो प्लांट बॉडी होता है, वो प्लांट बॉडी में ग्रोथ जो है वो दो टाइप के होते हैं। प्लांट बॉडी में क्या होता है, प्लांट बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ। एक क्या होता है, एक आपका होता है क्या बताओ, एक होता है आपका प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये प्राइमरी ग्रोथ क्या चीज है बताओ। प्राइमरी ग्रोथ यानी जो प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन है, प्राइमरी प्लांट बॉडी यानी ग्रोथ इन लेंथ, राइट। मान लो कि ये मान लो एक सीड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नथिंग बट द सीड, राइट। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से
शूट एपिकल मेरिस्टेम निकलेगा और यहाँ से रूट एपिकल मेरिस्टेम निकलेगा। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द रूट और दिस इज नथिंग बट द शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये क्या होगा, पहले क्या करेगा, पहले ये धीरे 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 ऊपर की तरफ एलोंगेट करता रहेगा और पत्ते बनाते रहेंगे। यही तो इसका पहला काम है, राइट, दिस इज द फर्स्ट, ये इसका पहला काम है। और अगर ये डाइकॉट प्लांट हुआ तो ये प्राइमरी रूट बनाएगा, उसके सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी एंड सो ऑन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियर एंड सो ऑन। तो एक सीड से जब रूट एपिकल मेरिस्टेम निकलता है तो उसका प्राइमरी काम क्या है, उसका प्राइमरी काम है लेंथ वाइज इंक्रीज करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, बेसिकली जो लेंथ है वो इंक्रीज करता है, राइट। प्राइमरी ग्रोथ क्या है, दिस इज नथिंग बट द इंक्रीज इन लेंथ, दिस इज नथिंग बट द इंक्रीज इन लेंथ। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, चौड़ाई में बढ़ना। पहले प्लांट क्या किया, अपने रूट को लेंथ वाइज इंक्रीज किया, शूट को लेंथ वाइज इंक्रीज किया, अब उसका काम है वुडी एक्सेस बनाना। अगर किसी बहुत बड़े प्लांट को आप अगर देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, तो उसका जो स्टेम होता है वो कितना वुडी होता है, कितना चौड़ा होता है, राइट। उसका गर्थ जो होता है कितना चौड़ा होता है, वो गर्थ किसकी वजह से होता है, वो गर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, राइट। किसकी वजह से, सेकेंडरी ग्रोथ में। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन गर्थ। क्लियर है, चौड़ाई में बढ़ेगा प्लांट। अब ये जो प्राइमरी ग्रोथ है ये हर एक प्लांट में देखे जाते हैं, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो मोनोकॉट हो, चाहे वो डाइकॉट हो, हर किसी में ये जो प्राइमरी ग्रोथ है ये देखे जाते हैं। तो इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, इसका एग्जांपल्स हो जाएंगे डाइकॉट हो जाएगा, मोनोकॉट हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स हो जाएंगे, राइट। तो प्राइमरी ग्रोथ हर किसी में देखा जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की, तो क्या सेकेंडरी ग्रोथ हर किसी में देखा जाता है, द आंसर इज नो। ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में देखे जाते हैं और कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म में भी देखे जाते हैं। कहाँ देखे जाते हैं, डाइकॉट में देखे जाते हैं और कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म में देखे जाते हैं। क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन मोनोकॉट। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पेशलाइज रीजियंस है, जो स्पेशलाइज रीजियंस है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। उस रीजियंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, उस रीजियंस को हम लोग बोल रहे थे मेरिस्टेम, राइट। लेकिन उस मेरिस्टेम में हम लोग क्या देख रहे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बेसिकली ये हम लोग ग्रोथ की अगर बात करें, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ करता कौन है, तो ग्रोथ करता है कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। तो अब बताओ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ करेगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम, राइट। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सो व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, हम लोग लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे बताओ। ए क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट में हमने बनाया था प्राइमरी मेरिस्टेम,
प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा क्या है, दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट, कुछ भी बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू responsible, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, मतलब लेंथ वाइज ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ या मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, secondary growth is called what, is called secondary meristem, secondary meristem। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम बोलेंगे या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। अब हम लोग अगर बात करें प्राइमरी मेरिस्टेम की, तो याद करो कल हमने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया था कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो दो टाइप के हो सकते हैं। जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। तो फ्लो चार्ट को फिर से लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम, राइट, क्या लिखेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये दो टाइप के हो सकते हैं, राइट, क्या हो सकता है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा क्या था, दूसरा था आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या था, इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये सब अच्छे से समझो, अगर ये सब चीजें आप समझ नहीं पाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आगे जाके आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, राइट, क्योंकि यही जो प्लांट बॉडी का देख रहे हैं ना, बेसिकली मेरिस्टेम क्या है, मेरिस्टेम जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है उसका फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर प्राइमरी प्लांट बॉडी कैसे फॉर्म हुआ वही आप नहीं समझ पाओगे तो आगे जाके आप कैसे ऐसा कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस मुझे समझ में आ जाएगा, मुझे ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ जाएगा, राइट। देखो होता क्या है ना कि हम लोग देखो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है उन सबको पता है कि जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आएगा, ये पता है सबको। लेकिन फिर भी कोई कोई बच्चे 360 आउट ऑफ 360 ला रहे हैं, कोई कोई बच्चे 320 ला रहे हैं, 340 ला रहे हैं, और एट द सेम टाइम कोई बच्चा 200 भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो 300 प्लस ला रहे हैं उनको ही पता है कि एनसीईआरटी से आने वाला है, बाकी इनको नहीं पता है, ऐसा तो नहीं है, सबको पता है, सभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को 300 प्लस मिल रहा है और कोई कोई बच्चा 200 में भी स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ये सोच लेता है कि भाई एनसीईआरटी इतना पतला बुक है, मैं रट्टा मार लूंगा, मैं बार बार रट्टा मार लूंगा और मुझे याद हो जाएगा। बट द थिंग इज नॉट लाइक दैट। चीज़ें ऐसी नहीं काम करती है, चीज़ें को आपको समझना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। जो बच्चा 300 प्लस मार्क्स ला रहा है
वो कंटिन्यूसली उस चीज को टाइम दे रहा है, कंटिन्यूसली, और वो हर एक चीज को समझ रहा है कि इस चैप्टर का लिंक आगे जाके क्या होने वाला है। जो बच्चा 300 प्लस लाना चाहता है ना, उसको ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। अगर ये सारी चीजें वो मिस कर जाएगा तो प्राइमरी प्लांट बॉडी कैसे फॉर्म हुआ वही वो मिस कर गया। अगर वही मिस कर जाएगा तो कैसे उसको फोटोसिंथेसिस समझ में आएगा, कैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समझ में आएगा, कैसे उसको हार्मोन समझ में आएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर समझ में आएगा, कैसे आएगा समझ? नहीं आएगा समझ, राइट। तो यही डिफरेंस है जो 300 प्लस ला रहे हैं और जो 200 में ही सफर कर रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से हर चीज को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। तो प्राइमरी मेरिस्टेम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की, तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिक्स में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? एपिक्स में प्रेजेंट एट द टिप और एपिक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। कहाँ प्रेजेंट होगा? रूट या स्टेम के जो टिप होगा उस टिप में या एपिक्स में ये प्रेजेंट होगा। क्लियर है? दूसरा कैरेक्टर क्या है? दूसरा कैरेक्टर अगर बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, तो एपिकल मेरिस्टेम किसका पार्ट है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कर रहा था? प्राइमरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। तो ये भी क्या करेगा? ये भी एपिकल मेरिस्टेम जो है ये भी क्या करेगा? ये भी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? प्राइमरी ग्रोथ के लिए। तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ यानी लेंथ वाइज ग्रोथ। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा? एपिकल मेरिस्टेम लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए। कहाँ पे? स्टेम में और रूट में, क्योंकि स्टेम के टिप में और रूट के टिप में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, तो उसके लेंथ वाइज उसका ग्रोथ में ये रिस्पॉन्सिबल है। और क्या है? और अगर ये प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा टिश्यू प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस प्राइमरी टिश्यू, प्रोड्यूसेस प्राइमरी टिश्यूज। प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करेगा ये। तो क्या क्या कैरेक्टर देखा? टिप में या एपिक्स में प्रेजेंट होगा, स्टेम एंड लीफ के। दूसरा क्या है? ये पार्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम का, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ यानी लेंथ वाइज ग्रोथ। और क्या था? और अगर प्राइमरी ग्रोथ शो कर रहा है तो क्या बनाएगा? प्राइमरी टिश्यू बनाएगा, प्रोड्यूसेस प्राइमरी टिश्यू। दिस इज ऑल अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको दो और टाइप के मेरिस्टेम देखने को मिलेंगे। अगर एपिकल मेरिस्टेम को हम डिवाइड करते हैं तो दो और टाइप के हमको मेरिस्टेम देखने को मिलता है। क्या क्या? एक हमको मिलता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा हमको मिलता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट। क्या क्या मिलता है? एक हमको मिलता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा हमको क्या मिलता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ दिखने को मिलता है? हमने जैसे पढ़ा कि एट द टिप ऑफ द रूट, राइट। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एट, रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, रूट के टिप में प्रेजेंट होगा। अब ये कहाँ प्रेजेंट होगा? अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रूट के टिप में प्रेजेंट हो रहा है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये शूट के टिप में प्रेजेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन अलग हो जाता है। यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द डिस्टेंट मोस्ट region, distance most region in the stem axis,
stem axis present at the distantmost region in the stem axis। इस चीज को थोड़ा सा ड्राइंग के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। याद करो जब मैंने आपको रूट के बारे में पढ़ाया था तो हमने वहां पे रूट के जो स्ट्रक्चर था वहां पे 3 पार्ट हमने देखे थे। क्या क्या पार्ट था याद करो, कुछ ऐसा था, राइट? ये एक पार्ट था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये क्या था, जोन ऑफ एलोंगेशन। और ये क्या था, जोन ऑफ मैचुरेशन, राइट? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये क्या था, जोन ऑफ एलोंगेशन, और ये क्या था, ये था जोन ऑफ मैचुरेशन। यही था ना? आप कहोगे सर आप तो रूट कैप ही ड्रॉ करना भूल गए। क्या रूट कैप रूट के स्ट्रक्चर का पार्ट था? द आंसर इज नो। रूट कैप क्या है? रूट कैप एक बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका काम है ये जो रूट का जो हेड है इस हेड को प्रोटेक्ट करना, दैट्स इट। लेकिन रूट कैप रूट के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। दिस इज नथिंग बट द रूट कैप। ये जो रूट कैप है ये रूट के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। क्या ये रूट के स्ट्रक्चर का पार्ट है? द आंसर इज नो। ये रूट के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। इसका काम क्या है? दिस एक्ट एज एन प्रोटेक्टिव लेयर। दिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, राइट? प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये काम करता है। तो रूट कैप जो है वो रूट का हिस्सा नहीं है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ रूट का जो हेड है उसको प्रोटेक्ट करना। तो अगर हम रूट का एक एक्सिस ड्रॉ करें, ऐसे एक्सिस ड्रॉ किया तो ये एक्सिस का टिप कौन सा होगा? ये वाला पार्ट। एक्सिस का टिप होगा ये वाला पार्ट। आप कहोगे नहीं सर ये वाला पार्ट होगा एक्सिस का टिप। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज रूट कैप इस रूट का हिस्सा ही नहीं है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ रूट के हेड को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं बाइक से जा रहा हूं और मैंने हेलमेट पहना है, तो क्या वो हेलमेट मेरा बॉडी का पार्ट हो गया? द आंसर इज नो। वो हेलमेट मेरा बॉडी का पार्ट नहीं है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है जब मैं बाइक चला रहा हूं। सेम टू सेम ये जो रूट कैप है ये रूट के पार्ट का हिस्सा नहीं है, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करना रूट के हेड को। तो सबसे ज्यादा टिप कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा रूट का टिप। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल देखते हैं। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल देखते हैं। इसी वजह से इस पार्ट को कहा जाता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। व्हाई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी? बिकॉज यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करके सेल्स बना रहे। वो सेल्स कौन सी तरफ ऐड होता जाएगा? पीछे की तरफ। ये डिवाइड करेगा और पीछे की तरफ ऐड करेगा। याद करो हमने जब पढ़ा था रूट का स्ट्रक्चर तो मैंने क्या कहा था कि ये वाला जो पार्ट है, जोन ऑफ एलोंगेशन जो पार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जोन रिस्पॉन्सिबल है रूट के लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए। क्यों बोला था इसको? बिकॉज अब देखो समझ में आ रहा है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस सेल का डिवीजन हो रहा है। अब ये क्या सेल्स जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे ये आगे की तरफ आते रहेंगे? द आंसर इज नो। बिकॉज आगे की तरफ रूट कैप का हिस्सा है, रूट का हिस्सा नहीं है, तो आगे की तरफ तो ये ऐड हो नहीं सकते। तो कहाँ ऐड होंगे? पीछे की तरफ। कहाँ ऐड होंगे? यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से जो सेल डिवीजन होगा तो सेल्स कहाँ ऐड होंगे? पीछे की तरफ, राइट? ऑन द अपर साइड द सेल्स विल बी एडेड, सेल्स आर एडेड ऑन द अपर साइड। अपर साइड में जो सेल्स है वो ऐड होते रहेंगे, मतलब जोन ऑफ एलोंगेशन में सेल्स जो है वो ऐड होते रहेंगे और रूट जो है वो लेंथ वाइज इंक्रीज करता रहेगा। सो इसी वजह से यहाँ पे क्या गया? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्या गया? प्रेजेंट एट द डिस्टेंट मोस्ट रीजन इन द स्टेम एक्सिस। अब ये कौन सी चीज है?
अब देखो होता क्या है, एक ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। राइट, ये क्या है, ये शूट है। अब देखो, अब यहां हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये देखो हमने एक्सिस ड्रॉ किया, हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया एक्सिस, लेकिन ओवरऑल यही है। तो इस एक्सिस का, ये क्या एक्सिस है, ये दिस इज नथिंग बट द स्टेम एक्सिस। अब इस एक्सिस का डिस्टेंट मोस्ट रीजन, मतलब सबसे दूर का हिस्सा कौन है? आप कहोगे कि सर ये वाला जो पार्ट है ये सबसे दूर का हिस्सा है। द आंसर इज नो, ये वाला पार्ट सबसे दूर का हिस्सा नहीं है। क्या ये एक्सिस के बीच में पड़ रहा है? नहीं, ये एक्सिस के साइड वाइज में पड़ रहा है, बीच में नहीं। मान लो अगर ये दो, अगर एक्सिस, ये एक्सिस है और बीच में होते तो हम लोग इसको डिस्टेंट मोस्ट रीजन बोल सकते थे, लेकिन ये एक्सिस है और ये अलग है ऐसे, तो क्या हम लोग इसको एक्सिस का पार्ट मानेंगे? द आंसर इज नो। तो ये डिस्टेंट मोस्ट रीजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस मोस्ट रीजन? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंट मोस्ट रीजन, या इसी को हम लोग बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट। क्यों इसको बोल रहे हैं डिस्टेंट मोस्ट पार्ट? बिकॉज ये दो जो पार्ट है ये इस एक्सिस का पार्ट नहीं है, ये एक्सिस के साइड वाइज प्रेजेंट है, लेकिन एक्सिस का डिस्टेंस मोस्ट पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस एपिकल मेरिस्टेम हम लोग बोलेंगे। और ये दो चीज क्या है? दिस इज नथिंग बट द लीफ प्राइमोर्डियम। लीफ प्राइमोर्डियम, राइट। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द लीफ प्राइमोर्डियम। व्हाट इज लीफ प्राइमोर्डियम? ये लीफ प्राइमोर्डियम लीफ बनाता है आगे जाके, प्राइमोर्डियम। ये है लीफ प्राइमोर्डियम जो आगे जाके क्या बनाता है? जो आगे जाके लीफ बनाता है, राइट। दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ये दो स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड। क्या बोला जाता है? एक्सिलरी बर्ड। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो हमको अलग से समझना पड़ेगा, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम में आता है सिर्फ और सिर्फ मैं शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्लियर। अगर हम बात करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम की, तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, याद करो, कुछ ऐसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन, डिस्टेंस मोस्ट रीजन या मेरिस्टेमेटिक जोन। और ये दो क्या थे? लीफ प्राइमोर्डियम। और ये क्या था? दिस इज नथिंग बट द एक्सिलरी बर्ड। दिस इज नथिंग बट द एक्सिलरी बर्ड। दिस इज क्या है? दिस इज नथिंग बट द एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड जो है वो किसका हिस्सा है? एक्सिलरी बर्ड जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम का हिस्सा है। अब एक चीज हमको यहाँ पे समझना है। क्या समझना है? देखो होता क्या है कि जब शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे बढ़ रहा है और क्या कर रहा है? शूट बना रहा है, स्टेम को लेंथ वाइज इंक्रीज करता हुआ जा रहा है और लीफ बना रहा है, राइट। क्या कर रहा है? शूट एपिकल मेरिस्टेम में मेरिस्टेमेटिक सेल है जो डिवाइड कर रहे हैं और शूट एलोंगेट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और लीफ निकल रहे हैं। तो इस फॉर्मेशन में क्या होता है? कुछ कुछ सेल्स जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम के, कुछ सेल्स जो है वो पीछे छूट जाते हैं। और पीछे छूट के क्या बनाते हैं? पीछे छूट के बनाता है एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड में, मतलब एक्सिलरी बर्ड में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स प्रेजेंट है।
एक्सिलरी बड में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? एक्सिलरी जो बड है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स उसमें प्रेजेंट है, तो एक्सिलरी बड भी क्या कर सकता है? वो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रेजेंस की वजह से वो भी डिवाइड कर सकता है। और एक्सिलरी बड डिवाइड करके आगे जाके क्या बनाता है? या तो ब्रांच बनाता है या फिर फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर है यहां तक? तो क्या पढ़ा हमने कि ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या कर रहा है? शूट एपिकल मेरिस्टेम कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है और स्टेम को लेंथ वाइज इंक्रीज करवा रहा है। स्टेम जो है वो लेंथ वाइज धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है और लीफ भी निकल रहे हैं। तो इस फॉर्मेशन में क्या होता है? कुछ कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं और क्या बनाता है? और बनाता है एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड कहां से पैदा हुआ? एक्सिलरी बड कहां से आया? एक्सिलरी बड आया शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल से। तो मतलब क्या है? एक्सिलरी बड में मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो प्रेजेंट है, तो उनमें भी डिवीजन कैपेसिटी होगा, तो वो आगे जाके क्या बना सकते हैं? एक्सिलरी बड ब्रांच बना सकते हैं या फ्लावर में टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज को ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास एक एक रुपए के 10 कॉइन है, राइट? मेरे पास एक एक रुपए के 10 कॉइन है और एक एक रुपए के 10 कॉइन लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं, राइट? मैं आगे जा रहा हूं। अचानक से क्या हुआ? 2 कॉइन 1 रुपए के मेरे पास गिर गए, 2 कॉइन गिर गए। अब ये 10 रुपए का कॉइन लेके मैं क्या खरीदने जा रहा था? मान लो टॉफी खरीदने जा रहा था। मैं दुकानदार के पास जाता, ये 10 रुपए एक एक रुपए के 10 कॉइन देते और 10 टॉफी लेता मैं। अब मेरे पास कितने कॉइन बचे? 2 गिर जाने के बाद 8 कॉइन बचे। तो अब मैं दुकानदार के पास अगर जाऊंगा तो मुझे कितने टॉफीज मिलेंगे? 8 टॉफीज मिलेंगे। लेकिन वो जो 2 एक एक रुपए के कॉइन गिर गए, क्या उससे मैं टॉफी नहीं खरीद सकता? उससे भी मैं टॉफी खरीद सकता हूं। क्यों? बिकॉज जो 1 रुपए का कॉइन है, हालांकि वो गिर गया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अब वैल्यूएबल नहीं रहा, वो अब भी वैल्यूएबल है। अब भी अगर उस 1 रुपए के कॉइन को, मान लो मैं तो चला गया, मैंने देखा नहीं, मैं 8 रुपए का 10 रुपए लेके जा रहा था, 2 रुपए गिर गए, मैं दुकानदार के पास गया, 8 रुपए दिया, 8 टॉफी लिया, चला गया। कोई और आके वो 2 1 रुपए के कॉइन उठा के दुकानदार के पास गया और 2 टॉफी लेके आया। इसका मतलब क्या है? वो 1 रुपए का कॉइन मुझसे गिर गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वैल्यू खत्म हो गया था, क्योंकि बाद में जो लड़का या कोई भी आया, वो जो कॉइन उठाया और जब दुकानदार के पास गया तो उसको टॉफी तो मिल गई 2। इसका मतलब क्या है? वो 1 रुपए का जो कॉइन था उसका वैल्यू जो है वो खत्म नहीं हुआ था। सेम टू सेम यहां पे भी ऐसा होता है। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम के कुछ जो सेल्स होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, ये सच बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगा, नहीं। शूट एपिकल मेरिस्टेम का जो सेल्स है पीछे छूट गया, क्या बनाया? एक्सिलरी बड। लेकिन अब भी उनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, बिकॉज उनमें मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है। तो इसी वजह से वो आगे जाके क्या बना सकते हैं? ब्रांच बना सकते हैं या फ्लावर में टर्मिनेट हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि 8 रुपए का वैल्यू है कॉइन का, लेकिन 2 जो कॉइन गिर गए, इसका मतलब ये नहीं है वो 2 कॉइन का वैल्यू खत्म हो गया। अगर कोई उसको उठा के दुकानदार के पास ले जाएगा तो उसको भी 2 चॉकलेट मिल जाएंगे, क्योंकि उसका वैल्यू अब भी है। सेम टू सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ये पीछे छूट गया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी खत्म हो गया, ये अब भी इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है और ये अब भी क्या कर सकता है? आगे जाके ब्रांच या फ्लावर में टर्मिनेट कर सकता है। क्लियर है? तो व्हाट इज एक्सिलरी बड? व्हाट इज एक्सिलरी बड? तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट इज एक्सिलरी बड? तो हम लोग लिखेंगे during the formation of during the elongation of stem and formation of root, some cells left behind
बिहाइंड, ये एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना। लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट, फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, constitute axillary bud, constitute axillary bud, right, constitute axillary bud। तो क्या होता है, during the elongation of stem and formation of root, some cells left behind from where, from shoot apical meristem and constitute the axillary bud। अब क्वेश्चन आता है कि इनको axillary bud क्यों कहा जाता है, because it present at the axil, right, इसको एक्सिलरी बर्ड क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट प्रेजेंट एट द एक्सिल, एक्सिल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द एक्सिल। अब एक्सिल क्या है पता है ना आपको, याद करो, हमने क्या पढ़ा था, मान लो कि ये स्टेम का एक्सिस है और ये लीफ का स्टॉक है, ये क्या है, ये स्टेम एक्सिस, दिस इज लीफ स्टॉक, इसका जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सिल। द एंगल बिटवीन द स्टेम एंड द अपर पार्ट ऑफ द लीफ स्टॉक इज कॉल्ड एक्सिल। The angle between the stem and the upper part of the leaf stalk is called what? Is called the axil. It present at the axil, इसी वजह से इसको axillary bud कहा जाता है। और ये क्या कर सकता है आगे जाके, क्या प्रोड्यूस कर सकता है, या तो ये टर्मिनेट into a ब्रांच, आगे जाके ब्रांच बनाएगा, और अ फ्लावर, टर्मिनेट इनटू अ ब्रांच और अ फ्लावर। आगे जाके ये किस में टर्मिनेट हो सकता है, या तो ब्रांच बनाएगा या फिर ये फ्लावर बनाएगा, और फ्लावर क्या बनाएगा, या तो ब्रांच बनाएगा आगे जाके या ये फ्लावर बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम एज वेल एज शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब हम लोग बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में। अब तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बहुत इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। इंटरकैलरी जो वर्ड है इससे ही पता चल रहा है क्या, इंटरकैलेटेड होगा, ये मेरिस्टेम इंटरकैलेटेड होगा। इंटरकैलेटेड मतलब फंसा हुआ, इसका मतलब क्या है, फंसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने क्या पढ़ा था, दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब जिसमें परमानेंट सेल्स होते हैं, वो सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट, वो सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और परमानेंट सेल्स क्या बनाता है, परमानेंट टिश्यू बनाता है। क्लियर है। मान लो कि कुछ परमानेंट टिश्यूज है, दिस इज ओनली द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ओके, इसको साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज नथिंग बट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। मान लो ये परमानेंट टिश्यू है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है, राइट। और उसके बीच में ये मान लो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। ये क्या है, दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और फिर से नीचे क्या है, फिर से नीचे आपका आ गया फिर से नीचे क्या आ गया, फिर से नीचे आपका आ गया परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऊपर की तरफ भी परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट है और नीचे की तरफ भी परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट है और बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फंसा हुआ है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरकैलेटेड सिचुएशन। और ऐसे मेरिस्टेम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। ये भी क्या है, ये भी नथिंग बट द परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फंसा हुआ है या इंटरकैलेटेड कंडीशन में। तो ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे,
इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द मेरिस्टेम विच अकर्स, द मेरिस्टेम, the meristem which occurs or intercalated, occurs or intercalated in between permanent tissue, परमानेंट और मैच्योर टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है? मैच्योर टिश्यू है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में क्या प्रेजेंट है? परमानेंट सेल्स प्रेजेंट है जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? उसका वहीं पे खत्म हो गया सब कुछ। तो इसका मतलब वो है परमानेंट टिश्यू, वही मैच्योर टिश्यू है। मैच्योर टिश्यू, द पेरिस्टेम व्हिच अकर्स और इंटरकैलेटेड इन बिटवीन परमानेंट और मैच्योर टिश्यू इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। क्लियर? अब ये जो इंटरकैलोरी मेरिस्टेम है, इसका जरूरत क्यों पड़ा? जैसे मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि नेचर में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता है। नेचर में हर एक चीज का हर एक लॉजिक होता है, बस हमको उस लॉजिक को समझना है, दैट्स इट। अब ये इंटरकैलोरी अच्छा खासा काम तो चल रहा था। इंटरकैलोरी मेरिस्टेम किसका पार्ट है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। तो ये भी क्या शो करेगा? प्राइमरी ग्रोथ शो करेगा। ये भी क्या करेगा? प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करेगा। ये भी क्या करेगा? ये भी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये एपिकल मेरिस्टेम से तो काम चल रहा था अच्छा खासा, लेंथ भी ग्रो, मतलब स्टेम भी लेंथ वाइज ग्रो कर रहा था, रूट भी लेंथ वाइज ग्रो कर रहा था, तो अचानक से ये इंटरकैलोरी मेरिस्टेम की क्या जरूरत पड़ी? तो क्या होता है, जो ग्रास होता है, ग्रास में क्या होता है, जो ग्रेजिंग हार्बीवोर्स है, मतलब ग्रेजिंग हार्बीवोर्स, गाय हो गई, बैल हो गए, गोट हो गया, राइट। ये जो ग्रेजिंग हार्बीवोर्स है वो क्या करते हैं, मान लो ये मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मान लो ये ग्रास है, राइट, मान लो ये ग्रास है। तो ग्रेजिंग हार्बीवोर्स क्या करते हैं, ये घास खाते हैं, आपने देखा होगा फील्ड में घास खाते हुए। तो क्या होता है, जब वो घास खाते हैं तो ऊपर का हिस्सा ऐसे खत्म हो जाता है, तो क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट उन पे बचता है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो खा गए, तो बचा क्या, बस यही बचा। तो इसी वजह से भेड़ बकरी जो फील्ड में चढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा आपको छोटे छोटे घास देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ा घास आपको देखने को नहीं मिलेगा, छोटे छोटे घास देखने को मिलेंगे। क्यों? बिकॉज ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लोग खा गए, तो अब बचा क्या, छोटा छोटा नीचे वाला हिस्सा। तब ये घास क्या करेंगे, मर जाएंगे? द आंसर इज नो। इन घास में क्या होता है, इन जो ग्रास होता है इस ग्रास में प्रेजेंट होता है इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। और इंटरकैलोरी मेरिस्टेम क्या करता है, यहाँ से उसको फिर से, मान लो कि यहाँ से खा गए तो ये बचा क्या, ऐसे बचा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बचा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, जो फर्दर क्या करेगा, रीजेनरेट करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, इसको फर्दर रीजेनरेट करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, रीजेनरेट करने में हेल्प करेगा, राइट। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक बात लिखते हैं, चलो क्या लिखेंगे, इट प्रेजेंट इन ग्रासेस, इट प्रेजेंट इन ग्रास and regenerate parts that is removed by, that is which is, sorry, regenerate parts which is removed by the
grazing herbivores, removed by what? Removed by the grazing herbivores. Grazing herbivores. ग्रेजिंग हार्बीवोर्स क्या करते हैं? घास का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खा लेते हैं, तो सिर्फ बचता क्या है? छोटा छोटा घास बचता है। तो छोटा छोटा घास क्या मर जाएंगे? द आंसर इज नो। उसमें क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो जो पार्ट खा गए थे सिर्फ उसी पार्ट को वो रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो क्या लिखा हमने? इट प्रेजेंट इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट्स। इसका काम क्या है? रीजनरेट करना। तो मतलब ये भी क्या कर रहा है? लेंथ वाइज ग्रोथ ही दे रहा है। नहीं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कि सर रूट एपिकल मेरिस्टेम भी वही काम कर रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम भी वही काम कर रहा है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम को लेंथ वाइज ग्रोथ की क्या जरूरत है? तो मैं पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि नेचर में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होता है, बस हमें उस लॉजिक को समझ में आना चाहिए बस। तो क्या होता है कि जो ग्रास होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं ऊपर वाला, उसको रीजनरेट करने में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी मेरिस्टेम, राइट। अब आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम की बारी। अब हम लोग क्या बात करेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम बहुत छोटा है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम की कुछ क्वालिटी क्या पता है? बताओ। सेकेंडरी मेरिस्टेम ये किसके बाद आता है? इट अपेयर्स आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टेम। पहला क्वालिटी क्या है? इट अपेयर्स आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टेम। इट अपेयर्स आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टेम। ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेगा? प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद ही तो सेकेंडरी प्लांट बॉडी चाहिए। मतलब पहले वो लेंथ वाइज इंक्रीज करेगा, उसके बाद ही तो गर्थ वाइज इंक्रीज चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि जब प्राइमरी प्लांट बॉडी या प्राइमरी मेरिस्टेम का काम हो जाएगा, उसके बाद ही सेकेंडरी मेरिस्टेम की एंट्री होगी। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है कि इट अपीयर्स आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बताओ, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? responsible for what? Responsible for secondary growth। secondary growth मतलब गर्थ वाइज जो ग्रोथ है उसका। और अगर सेकेंडरी ग्रोथ क्या कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस व्हाट? प्रोड्यूसेस सेकेंडरी टिश्यू। प्रोड्यूसेस सेकेंडरी टिश्यूज। सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा। रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और क्या बनाएगा? सेकेंडरी टिश्यूज ये बनाएगा। क्लियर? अब सेकेंडरी की जो मेरिस्टेम है वो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? लैटरल मेरिस्टेम, राइट। क्या मिलेगा? लैटरल मेरिस्टेम। और लैटरल मेरिस्टेम जो है वही आगे जाके क्या बनाता है? कैम्बियम बनाता है। कैम्बियम 2 टाइप के होते हैं, वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। वो इनका डिटेल में आपको नहीं है, तो आपको जानना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ जानना है लैटरल मेरिस्टेम क्या है। सो सेकेंडरी मेरिस्टेम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? लैटरल मेरिस्टेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैटरल मेरिस्टेम आएगा। व्हाट इज लैटरल मेरिस्टेम? नाम से ही पता चल रहा है। कैसे प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट अलोंग द लैटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टेम, राइट। लैटरल मेरिस्टेम it present along the lateral side of root and stem। रूट एंड स्टेम के लैटरल साइड में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट अलोंग द लैटरल साइड। ये अगर मेरा है तो लैटरल साइड क्या होगा? ये वाला जो साइड है ये क्या हो जाएगा? ये लैटरल साइड होगा। तो प्रेजेंट अलोंग द लैटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टेम। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैटरल मेरिस्टेम, राइट। ये क्या कर रहा है? ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ एंड दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस द सेकेंडरी टिश्यूज, राइट।
इस लैटरल मेरिस्टेम को और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम. इट ऑल्सो नोन एज सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम. इट इज ऑल्सो known as cylindrical meristem. is also known as cylindrical meristem. क्यों इसको cylindrical meristem कहा जाता है? बिकॉज ये एज अ सिलेंडर प्रेजेंट, एज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है. मान लो कि ये वाटर बॉटल है, मान लो कि ये वाटर बॉटल है, राइट. और यहाँ पे अगर लैटरल, ये मान लो ये सारे के सारे जो है लैटरल मेरिस्टेम है, राइट. ये लैटरल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम बोलेंगे, बिकॉज ये एज अ सिलेंडर शो करेगा, राइट. सो दिस इज नोन एज सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम which divided radially which divided in radial direction, which divided radial direction and responsible for secondary growth, or responsible for secondary growth or girth, right. It is also known as cylindrical meristem, जो radially which divided radial direction, which divided in radial direction, जो radial direction में, मतलब जो रेडियस होता है वो रेडियल डायरेक्शन में वो डिवाइड करता है. ये कैसे डिवाइड कर रहा था? अपर डायरेक्शन, ऐसे ऐसे स्टेम अपर की तरफ, ऊपर की तरफ, इसी वजह से लेंथ वाइज ग्रो कर रहा था. और ये क्या करेगा? रेडियस, मान लो स्टेम क्या कर रहा था? ऊपर की तरफ डिवाइड कर रहा था, तो धीरे 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 उसका लेंथ इंक्रीज कर रहा था. ये क्या करेगा? रेडियल डायरेक्शन में जो है वो डिवाइड करेगा, तो क्या करेगा? गर्थ बढ़ाएगा या सेकेंडरी ग्रोथ करेगा या गर्थ को इंक्रीज करेगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लैटरल मेरिस्टेम. और लैटरल मेरिस्टेम कितने टाइप के होते हैं? लैटरल मेरिस्टेम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. क्या क्या होते हैं? एक होता है कॉर्क कैम्बियम. जो फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट में मैंने लिखा दिया था कि पहले कैम्बियम आएगा, फिर कैम्बियम फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगा? वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगा और कॉर्क कैम्बियम बनाएगा. वेस्कुलर कैम्बियम जो वो फर्दर डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. लेकिन आपके एनसीईआरटी में तीनों को एक साथ ही दे दिया है, तो फ्लो चार्ट में हम लोग अलग से लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ ही लिख देते हैं. तो क्या क्या हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेम कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं. क्या क्या? कॉर्क कैम्बियम, सबसे पहले क्या आ जाएगा? कॉर्क कैम्बियम. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका फैसिक्यूलर वेस्कुलर कैम्बियम. फैसिक्यूलर वेस्कुलर कैम्बियम, जिसको इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी कहा जाता है. और क्या आ जाएगा? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. इंटरफैसिकुलर कैम्बियम क्या आ जाएगा? कॉर्क कैम्बियम, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. सो ये 3 टाइप के लैटरल मेरिस्टेम होते हैं. ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, all are produces secondary tissue, all are divided in the radial direction because they all are part of lateral meristem. Clear है? So this is all about the आज का lecture, right? तो I hope कि ये चीज़ आप समझने की कोशिश करोगे कि जो मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी पढ़ना है. मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा कि एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन नहीं आने वाला है तो क्यों पढ़ूँ, राइट. लेकिन अगर सही से पेपर बना और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया तो यहाँ के क्वेश्चन आपको फोटोसिंथेसिस से या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर से भी मिल सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर ये नहीं समझोगे आप तो फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर नहीं समझ सकते. तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है.
तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।